हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के विषय में। खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ होने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारकों, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध व घरेलू परिस्थितियों की सम्मिलित भूमिका थी। विश्व एवं भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। खलीफा का अर्थ होता है पैगंबर मोहम्मद का प्रतिनिधि या फिर उत्तराधिकारी। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय तुर्क साम्राज्य के शासक सुल्तान अब्दुल मजीद द्वितीय ही मुस्लिमों के खलीफा थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी की तरफ से युद्ध में सम्मिलित हुआ। जर्मनी व तुर्की की पराजय के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के एक साथ सेवर्स की संधि के अनुसार तुर्की का विभाजन कर दिया गया तथा खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए तुर्की के खलीफा के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करने का वादा किया था, किंतु सेवर्स की संधि के पश्चात भारतीय मुस्लिमों का रुख ब्रिटिश के विरुद्ध हो गया। इस समय गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ चुके थे और कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ पैक्ट हो चुका था। गांधी जी को यह परिस्थितियां हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का सुअवसर लगी। तो 1919 में अली बंधुओं, इसमें मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया गया। नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं गांधी जी ने की। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था खलीफा के सम्मान, शक्ति व सर्वोच्चता की पुनर्स्थापना करना। जून 1920 में खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाने का निर्णय लिया गया। 1 अगस्त 1920 को आंदोलन प्रारंभ करने की तिथि निश्चित हुई। 1924 में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के मुस्तफा कमाल बादशाह के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। अब बात करते हैं खलीफा आंदोलन के योगदान के विषय में। इस आंदोलन में खलीफा जैसे प्रतीक को उठाकर गांधी जी ने पहली बार बड़ी संख्या में मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। खिलाफत के प्रश्न पर मुस्लिमों की आस्था के प्रति समर्थन प्रदान करके उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का मार्ग प्रशस्त किया। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के विषय में। इस आंदोलन के कारणों में युद्धकालीन ब्रिटिश आश्वासन व वादों के बदले जब रॉलेट एक्ट 1919 मिला तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे अत्याचार किए गए तो भारतीय जनमानस में असंतोष का ज्वार उमड़ पड़ा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की असफलता, तुर्की के साथ किए गए दुर्व्यवहार, प्रथम विश्व युद्ध जनित परिस्थितियों ने भारतीय जनजीवन को कष्टपूर्ण बना दिया, जिससे महंगाई, बेरोजगारी जैसे आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई। तो ये असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण थे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत खिलाफत आंदोलन के समय 1 अगस्त 1920 को की गई। असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए सितंबर 1920 को कलकत्ता में कांग्रेस कार्य समिति का अधिवेशन आयोजित किया गया। गांधी जी ने इसी अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पेश किया, जिसका विरोध एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्रपाल, देशबंधु चित्तर, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकरन नायर तथा सर नारायण चंद्र वर्कर ने किया, किंतु अली बंधुओं, मोतीलाल नेहरू के समर्थन से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम 2 रूप में रहे, एक नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक। असहयोग प्रस्ताव संबंधी प्रमुख उपबंधों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों, प्रशस्ति पत्रों व अवैतनिक पदों का त्याग, विदेशी वस्तुओं कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी शिक्षा का विरोध, स्कूल व कॉलेज का बहिष्कार, वकीलों द्वारा ब्रिटिश न्याय व्यवस्था, अदालतों का बहिष्कार, सरकारी उत्सवों समारोहों का बहिष्कार, करों की ना अदायगी।
सकारात्मक पक्षों में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का दूसरा पक्ष स्वदेशी को प्रोत्साहन व उसका प्रचार प्रसार करना, स्वदेशी विद्यालयों, संस्थाओं तथा वस्तुओं का समर्थन करना, चरखा एवं खादी वस्त्रों के निर्माण व उपयोग को प्रोत्साहन देना, कुटीर उद्योगों का गठन किया गया, असहयोग व खिलाफत के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन दिया गया, छुआछूत, अस्पृश्यता, मद्यपान जैसी सामाजिक बुराइयों को उखाड़ने व हतोत्साहित करने हेतु प्रयास किए गए, राष्ट्रीय विद्यालय व पंचायत अदालतों की स्थापना की गई। यानी असहयोग आंदोलन के नकारात्मक पक्षों में इन्होंने इन चीज़ों का बहिष्कार किया और सकारात्मक पक्षों में उन्होंने स्वदेशी चीज़ों को अपनाया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने की थी, में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसके साथ ही दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नागपुर अधिवेशन में पहला, गांधी जी ने कांग्रेस के पुराने लक्ष्य अंग्रेजी शासन के अंतर्गत स्वशासन के स्थान पर स्वराज को नया लक्ष्य बनाया और आवश्यक हुआ तो इसे ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर भी प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जन संघर्ष को अपनाया और कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों की एक सूची तैयार की, जिसमें सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना, एक अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन करना, भारतीय भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन करना, कांग्रेस का सदस्यता शुल्क 25 पैसे कर दिया गया, स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देना, यथासंभव हिंदी भाषा का प्रयोग करना इनके प्रमुख रचनात्मक कार्यों में शामिल था। इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय एवं चित्तरंजन दास ने असहयोग प्रस्ताव से संबंधित अपना विरोध वापस ले लिया। एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, मोहम्मद अली जिन्ना, जी.एस. खारपड़े आदि नेताओं ने कांग्रेस से असंतुष्ट होकर त्यागपत्र दे दिया। अब बात करते हैं आंदोलन की प्रगति व विस्तार के विषय में। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पहले ही गांधी जी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। जमुनालाल बजाज द्वारा भी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी गई। असहयोग का आरंभ 1 अगस्त 1920 को एक दुखद घटना के साथ हुआ। इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई। इसके अलावा गांधी जी ने जुलू बोअर युद्ध पदक भी त्याग दिया। तिलक की स्मृति में असहयोग आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। इस आंदोलन को पश्चिम व उत्तर भारत एवं बंगाल में अभूतपूर्व सफलता मिली। शिक्षण संस्थाओं का सबसे ज्यादा बहिष्कार बंगाल में किया गया। पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, C.R. दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन व सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के आधार पर अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, जैसे काशी विश्वविद्यालय बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि दिल्ली में स्थापित की गई। कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बोस बने। बहिष्कार करने वाले प्रमुख वकीलों में राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, देशबंधु चित्तरंजन दास, आसफ अली, सैफुद्दीन किचलू व टी प्रकाशम प्रमुख थे। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया तथा 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया गया। असहयोग से संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन, जो कि मार्च 1921 में आयोजित हुआ, इसमें कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया एवं लंगोटी पहनने लगे और जीवन भर अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, जिन्हें हर जगह विरोध का सामना करना पड़ा। असहयोग के समय कांग्रेस को कई मुस्लिम नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें मोहम्मद अली, शौकत अली, डॉक्टर अंसारी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कार्यक्रम सबसे अधिक सफल रहा। थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा रह गया। पंजाब में गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा समाप्त करने के लिए सिखों का अकाली आंदोलन, असम चाय बागानों के मजदूरों की हड़ताल, मेदिनीपुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया, मुपला विद्रोह का आरंभ हुआ, आंध्र प्रदेश में वन कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। तो ये प्रमुख कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के साथ साथ चलते रहे। 1921 में लॉर्ड रीडिंग को भारत का वायसराय बनाए जाने के बाद दमन चक्र बढ़ गया और मुख्य नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया।
असहयोग के दौरान बंदी बनाए गए प्रमुख नेता में मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, पटेल दास, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद व राजगोपालचारी प्रमुख थे। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की, जिसमें वायसराय को अल्टीमेटम भेजा गया कि यदि 7 दिनों के भीतर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए गए और सरकार के नियंत्रण से प्रेस को मुक्त नहीं किया गया तो करों की ना अदायगी समेत सामूहिक रूप से बारदोली में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। परंतु 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने एक राजनीतिक जुलूस पर गोलीबारी कर दी। प्रतिक्रिया स्वरूप जनता ने थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार सहित 21 हवलदार मारे गए। परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को बारदोली में आयोजित असहयोग आंदोलन की वापसी की घोषणा कर दी गई। गांधी जी द्वारा मोतीलाल नेहरू, CR दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस कदम की आलोचना की। 10 मार्च 1922 को गांधी जी की गिरफ्तारी कर ली गई। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की सजा दी गई। 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य कारणों से उन्हें रिहा कर दिया गया। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन के महत्व एवं वापसी के कारणों के विषय में। असहयोग आंदोलन स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर चला था, किंतु लक्ष्य प्राप्ति से पहले ये समाप्त घोषित कर दिया गया। इस दृष्टिकोण से यह आंदोलन असफल रहा, किंतु यदि बृहद रूप से देखा जाए तो असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस आंदोलन को सभी वर्गों, स्त्री पुरुष, बच्चे, बूढ़े, मजदूर, किसान, हिंदू मुस्लिम, दस्तकारों, कारीगरों का समर्थन प्राप्त था। हिंदू मुस्लिम एकता को इसमें प्रोत्साहन दिया गया। कांग्रेस अब जन कांग्रेस बन गई थी। विदेशी शासन का भय कुछ हद तक जनमानस से जाता रहा। जनता नए आत्मविश्वास से परिपूर्ण थी, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पक्षधर थे और चौरी चौरा से पहले ही जन भागीदारी में कमी आ गई थी और यह आंदोलन 1 वर्ष से अधिक समय तक चल रहा था और आंदोलन की भागदौड़ जो थी वो लड़ाकू ताकतों के हाथों में आती हुई दिख गई थी गांधी जी को, तो इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन की वापसी की घोषणा कर दी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।